अच्छा सर, अब एक आइजा 600 के ऊपर एक प्योर पास पेपर देख लेते हैं जिसके अंदर वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई एक आपका ऑडिट सीनियर है, उसने प्लानिंग मेमोरेंडम में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप बताएं कि आप क्योंकि ऑडिट मैनेजर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो आपकी नज़र में क्या उन्होंने ये जो काम किया हुआ है या जो ये स्ट्रेटजी डिवाइस की है क्या वो सही है या नहीं है। यानी इसके लिए आपको बेसिक आइजा 600 पता होना चाहिए। सही जी, रीड कर लेते हैं पहले रिक्वायरमेंट को। वो कह ही रहा है यहाँ पे, क्रिटिकली इवेल्युएट करें एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्लानिंग मेमोरेंडम प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट सीनियर एंड एडवाइस द कोर्स ऑफ एक्शन। यानी वो बोल रहा है कि भाई पहले तो इवेल्युएट करो क्रिटिकली कि क्या उसने ये प्लानिंग सही की है, और अगर तो नहीं की तो आप उसको सजेस्ट करें कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो पहले हमें एक ओपन माइंड के साथ इस सवाल को रीड करना है। अगेन आइजा 600 इज अबाउट ग्रुप ऑडिट। याद रखिएगा, ग्रुप ऑडिट में जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एंगेजमेंट पार्टनर की होती है, ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की। सही है जी। उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि क्या मुझे ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे जो है एक्ट करना है या नहीं करना, और अगर डिसाइड कर ले कि एक्ट करना है फिर उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होता है रिगार्डिंग ग्रुप ऑडिट, और पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। वो रेफर नहीं करता कि भाई वो कॉम्पिटेंट ऑडिटर कोई और था, ये सारी चीजें फिर उसने देखना होता है सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है, ये सारी चीजें। सही है जी, फोकस होकर देखिएगा यहां पर। HT रागिब एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज अ मेंबर फर्म ऑफ एन इंटरनेशनल फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। HT नेटवर्क HTRC हैज ऑफिसेस इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। भाई 3 इसके ऑफिसेस हैं। जैसे अगर EY है तो EY कराची, लाहौर, इस्लामाबाद 3 भी हो सकती है, KPMG भी 3 हो सकती है। अच्छा भाई, यू आर ऑडिट मैनेजर एट कराची ऑफिस। माशाल्लाह भाई आपको मैनेजर का यहाँ पे ज़र्फ हासिल हुआ है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ हेल्थ फार्मा लिमिटेड एंड इट्स ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आप रिस्पॉन्सिबल हैं बीइंग अ मैनेजर के एक तो हेल्थ फार्मा लिमिटेड के लिए और उसके ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। यानी पार्टनर भाई राजी हो चुके हैं टू एक्ट एज अ ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर। सारी जिम्मेदारी बल्ली उनकी है, तो उनको देखना है कि कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, किस पे क्या काम करना है, सारी चीजें। फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2019, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द ड्राफ्ट प्लानिंग मेमोरेंडम फॉर द ग्रुप ऑडिट प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट सीनियर आर एस फॉलोज। यानी आप बहुत सुकून से देखिएगा। देखो सबसे पहले यहां पे लिख के देता है कि हेल्थ ग्रुप कंसोलिडेटेड एफएस में कोई कुल मिला के 70.127 मिलियन यानी 70,000 मिलियन, क्योंकि देखो ऊपर रुपीज इन मिलियन लिखा हुआ है, 70,000 मिलियन का आपका रेवेन्यू है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टोटल एसेट्स हैं और उसकी मटीरियलिटी ग्रुप मटीरियलिटी निकाली हुई है। आगे देखिएगा, फिर हम कह रहे हैं कि भाई हेल्थ फार्मा लिमिटेड HPL का जो इटसेल्फ सिंगल स्टैंड अलोन कंपनी है उसका जो रेवेन्यू है, यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं, उसका जो रेवेन्यू है वो 38,000 मिलियन है। PBT जो है 58 यानी 5,850 मिलियन है। 36,000 के टोटल एसेट्स हैं और 322 की मटेरियलिटी। अच्छा अब एक चीज, जब मैं यहां पे ही देख रहा हूं, यहीं पे देख रहा हूं, तो आप यहां पे फोकस होकर देखें, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे बच्चों के मैं अगर इस पे फोकस करूं तो यहां पर जो मेरी ऑल टुगेदर ग्रुप की मटीरियलिटी है वो कम है। सही है जी। और मेरी जो सेपरेट बुक्स की मटीरियलिटी है वो ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी भाई आप एक बात समझें, आप कह रहे हैं कि सर ये ग्रुप है। सही जी, आप कह रहे हैं कि ये ग्रुप है। सही जी। मेरा मसला क्या है बीइंग एन ऑडिटर? मेरा मसला ये है कि मेरी जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, एग्रीगेट तौर पे ग्रुप की मटीरियलिटी को ब्रीच नहीं करनी चाहिए। यानी इसने इस सवाल के अंदर मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को भी टेस्ट किया है और आइजा 600 में भी बताता है कि आप ग्रुप लेवल की मटीरियलिटी अलग निकालते हैं और कंपोनेंट्स की अलग से निकालते हैं। आप वो शख्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं उसको बेस्ड ऑन योर रिस्क असेसमेंट कि भाई आपने इस मटीरियलिटी के थ्रेशोल्ड को कितना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप अपने लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी, यानी मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी ये 3 सब्सिडरीज हैं, तो मैं कह रहा हूं ये 3 सब्सिडरीज को, सही जी, मैंने कहा A,
बी और सी, ये जो तीन सब्सिडीज हैं आपकी, इन तीनों की जो मटीरियलिटी है, सही है जी, इन तीनों की जो मटीरियलिटी है वो कहलाएगी कौन सी मटीरियलिटी? वो कहलाएगी भाई कंपोनेंट लेवल की मटीरियलिटी। वो कहलाएगी सर कंपोनेंट लेवल की मटीरियलिटी। ये हम कॉपी कर लेते हैं, ये मटीरियलिटी आ गई और ये मटीरियलिटी आ गई, ये आ गई कंपोनेंट लेवल की मटीरियलिटी। अब आप मुझे खुद एक बात बताएं, अगर मैं इन तीनों कंपोनेंट्स की कंपोनेंट लेवल ऑफ मटीरियलिटी को लोअर रखूंगा, जब मैं इनकी मटीरियलिटी को मेरे बच्चों लोअर रखूंगा, जब लोअर रखूंगा तो जाहिर सी बात है मैं एक थ्रेशोल्ड लगा रहा हूं कि इससे ऊपर मटीरियलिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, तो एग्रीगेट बेसिस पे मेरी ग्रुप एफएस की मटीरियलिटी को ब्रीच नहीं करेगी। यानी भाई मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने इसकी मटीरियलिटी रखी हुई है 328, सही है, 220 और 130, सही जी, और मैं यहां पर रख के बैठा हूं 150 की मटीरियलिटी ग्रुप की, तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर ये 328 मैं कह रहा हूं कि कंपोनेंट लेवल की मटीरियलिटी है और मेरी 200 की मिस स्टेटमेंट है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई सही है यार, विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स है। ग्रुप के लिए तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है ही नहीं। तो समझने की बात ये कि यहाँ पे इस प्लानिंग मेमोरेंडम में इसने एक भंड मारा हुआ है। आप खुद देखें, यहाँ पे इसने ग्रुप फाइनेंशियल्स के अंदर 286 की मटीरियलिटी लेवल को रखा हुआ है। तो मैं कहूँ अगर लेट्स से 300 की भी गलती होती है, अगर मैं कह रहा हूं 300 की भी गलती होती है सिर्फ हेल्थ फार्मा के सेपरेट एफएस के अंदर, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। पर मैं जब कंसोलिडेटेड एफएस पे आऊंगा तो वो तो उससे ब्रीच हो चुका होगा। तो समझने की बात ये है कि भाई आप जो अपनी कंपोनेंट लेवल की मटीरियलिटी है उसको कम पे रखते हैं ताकि ग्रुप लेवल की मटीरियलिटी तक वो पहुंचे ही नहीं, ताकि वो उसको क्रॉस भी नहीं करे, तो आपकी मटीरियल में स्टेटमेंट भी ना हो। तो यहां पे अपेरेंटली देखते ही ऐसा लग रहा है कि उसने जो है बेवकूफाना तरीके से या इनएडवर्टेंटली जो मटीरियलिटी रखी गई है वो कंपोनेंट लेवल की गलती से ज्यादा रखी गई है और ग्रुप की कम रखी हुई है। बात क्लियर है? तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये आती है कि भाई यहां पे ग्रुप लेवल की मटीरियलिटी कम है, और आप देखें हेल्थ फार्मा लिमिटेड की मटीरियलिटी इंडिविजुअलिटी में ज्यादा है। तो ये दो चीजें आप देखें, आपको वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आएगा कि हेल्थ फार्मा लिमिटेड जो अलग सेपरेट एंटिटी है उसकी मटीरियलिटी यहां पे दिख रही है 322 मिलियन की, और आपको जो कंसोलिडेटेड एफएस की मटीरियलिटी है वो दिख रही है 286 मिलियन की। यानी सर आप अगर देखें तो यहाँ पे एक ब्लंडर है, क्योंकि अगर सेपरेट लेवल पे मैं अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो ग्रुप लेवल पे तो वो, यानी ये तो अजीब सी बात हो गई कि सेपरेट लेवल सही है, नहीं सेपरेट एफएस वो वाले सही है, और उसी फाइनेंशियल्स की वजह से कंसोलिडेटेड एफएस गलत है। तो ये कैसे हो सकता है? आप खुद देखें ना, मैं कह रहा हूँ बाकी एफएस में गलती हो एक्सेप्टेबल बात है कि फिर मैं अपने ग्रुप की रिपोर्ट को जो है वो क्वालिफाई करूँ या एडवर्स करूँ या डिस्क्लेमर दूँ, जो भी है। भाई लेट से मैंने कहा 3 सब्सिडरीज हैं, एक सब्सिडरी जिसका मैंने ऑडिट किया उसके अंदर मिस स्टेटमेंट्स थी, और मैंने कहा कि या भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं है, क्योंकि समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मेरी मटीरियलिटी को क्रॉस ही नहीं की। तो मैं उस एफएस पे कह रहा हूं, मैं हेल्थ फार्मा लिमिटेड पे कह रहा हूं कि सब सही है, हेल्थ फार्मा लिमिटेड पे कह रहा हूं सब सही है, और इसी एफएस को आके मैं कंसोलिडेटेड बुक्स में कह रहा हूं कि गलत है। तो ये तो बात ही गलत हो गई ना। तो इसीलिए आपने कंपोनेंट लेवल की मटीरियलिटी को नीचे रखना है और आपके ग्रुप लेवल की मटीरियलिटी को ज्यादा रखना है। अगेन कोई और एफएस की वजह से भंड होता, मैं मिस स्टेटमेंट कहता, मैं ग्रुप की रिपोर्ट को क्वालिफाई करता, मॉडिफाई करता, दैट मेक सेंस। बट इसी मसले की वजह से, इसी मिस स्टेटमेंट की वजह से सेपरेट को सही और कंसोल को गलत नहीं कह सकता। हाँ, एक और केस भी है कि सेपरेट सही है पर कंसोलिडेशन में कैलकुलेशंस के ब्लेंडर हैं, तो कैलकुलेशंस के ब्लेंडर हैं, कंसोलिडेशन गलत हुई है, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट पार्क नहीं हुई, वो अलग मसले हैं, उसकी वजह से भी रिपोर्ट क्वालिफाई हो सकती है। बट मैं कह रहा हूं सिर्फ एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो सेपरेट बुक्स के अंदर, मेरी बात को फोकस होकर सुनना है, ऐसी मिस स्टेटमेंट जो सेपरेट बुक्स के अंदर मैं कह रहा हूं है तब भी मटीरियल नहीं है, और उसी चीज को मैं ग्रुप लेवल पे आके कह रहा हूं कि मटीरियल है। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी यहां, अनलेस के कंसोलिडेशन में इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट गलत हैं, कोई और भंडे प्रेजेंटेशनल इश्यूज है, एनसीआई सही नहीं कैलकुलेट हुई हुई, उसकी वजह से आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करें ग्रुप की, दैट मेक सेंस। पर उस मसले की वजह से अगर ग्रुप रिपोर्ट मॉडिफाई कर दो तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। बात क्लियर है? तो हम पहला पॉइंट रीड करते हैं इसका। ऑडिट सीनियर देख लेते हैं क्या कहता है। ऑडिट सीनियर हैज डिटरमाइंड द मटीरियलिटी ऑफ द ग्रुप एट ₹286 मिलियन। लिखने का तरीका भी आप देखो, जब भी आप कोई डेफिशिएंसी बताते हैं ना तो आप लिख देते हैं कि ये हुआ है। तो हमने क्या किया, ऑडिट सीनियर ने ग्रुप लेवल की मटीरियलिटी 286 मिलियन बताई हुई है, वेयर एज
मटीरियलिटी फॉर HPL हैज बीन डिटरमाइंड 322 मिलियन। इट सीम्स, लग रहा है, मैं फैक्चुअल बात कह रहा हूं, इट सीम्स that the audit senior has either calculated a higher level of materiality for HPL or a lower level of materiality at group level to reduce, अब ये बात फोकस होकर सुनना, जो मैंने इतनी पूरी आपको कहानी सुनाई, ये फोकस होकर देखना, to reduce to an appropriate low level the probability that an aggregate uncorrected and undetected misstatement HPL separate financial statement exceeds the materiality for the group financial statement as a whole. HPL materiality shall be lower than the materiality for the group financial statement as a whole। यानी वो कह रहा है कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि ग्रुप लेवल की मटीरियलिटी अपने इंडिविजुअल लेवल की मटीरियलिटी की मिस स्टेटमेंट्स को क्रॉस ना करे। तो उसके लिए आपने काम ये करना होगा कि अपने कंपोनेंट लेवल की मटीरियलिटी को कम रखें, ताकि मिस स्टेटमेंट्स अगर जमा होते होते भी आए तो ग्रुप लेवल की मटीरियलिटी को वो क्रॉस ना करे। तो ये एक टेक्निकल बात थी जो मैंने आपको सवाल के जरिए बताई और समझाई भी है। तो ये जिसने अनलेस के प्रैक्टिकली ग्रुप ऑडिट पे काम नहीं किया हुआ होता तो उसके लिए बड़े मसले वाली बात होती है। तो एक बहुत अच्छा सवाल है प्रैक्टिस के लिए। आगे देखते हैं। मैंने कहा चलें जी, हेल्थ फार्मा लिमिटेड की बात हो गई। ये नोट नंबर 1 में कह रहा है कि भाई HPL जो है होल्डिंग कंपनी और ओन करती है 100% शेयर होल्डिंग्स इन FCL एंड SPL। यानी FCL ये फेयर कॉस्मेटिक लिमिटेड और SPL आ रहा है सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो अब दोनों के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। नोट नंबर 2 आ जाए जी। नोट नंबर 2 में ये कह रहा है कि भाई FCL इज ऑडिटेड बाय HTRC लाहौर ऑफिस। यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई HTRC सही है जी कराची में ऑपरेट कर रही है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है एक लाहौर ऑफिस भी होगा। इसका ऑब्वियस सी बात है एक लाहौर ऑफिस भी होगा। तो वो जो इसका लाहौर ऑफिस है वो कर रहा है भाई किसका ऑडिट, यहां पे लिख लेते हैं FCL का। FCL का ऑडिट कर रहा है, सही है जी, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, सही है। सिंस FCL इज बीइंग ऑडिटेड बाय HTRC लाहौर ऑफिस, यानी मेंबर फर्म का कॉन्सेप्ट है, कोड ऑफ एथिक्स में सिखाया है। नो फर्दर प्रोसीजर्स हैव बीन प्लान्ड फॉर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं यहां पे करता हूं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, वो है सब्सिडरी अलीबाबा की, सही है जी, अलीपे कंपनी की। अच्छा, अलीपे हांगकांग के ऑडिटर्स EY हैं, तो हम तो उसकी मेंबर फर्म हो गए ना। वो स्टिल मुझे इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन भेजता है, मुझे बोलता है, प्लीज सुनिएगा मेरी बात को, मुझे कहता है कि भाई आप मुझे बताएं कि आपको कोई दुश्वारी तो नहीं होगी इंडिपेंडेंस से जो है कंप्लाई करने में, क्योंकि भाई मैं तो ये कह रहा हूं ना कि भाई आपने, जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूं तो इवन दो वो मेरी फर्म का बंदा है उसे भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लाजमी है, क्योंकि इवन दो that component auditor is already sharing the same policies and procedures of my firm, but again इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं उसका काम चेक नहीं करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट उसके वर्किंग पेपर्स को देखना होगा, उसको बताना होगा, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होगी। क्योंकि आप जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो आपने रिस्क असेसमेंट के अंदर जैसे आप एक किसी और ऑडिटर को भी अपॉइंट करेंगे तो इस ऑडिटर को भी, जो कि आपका कंपोनेंट ऑडिटर ही कहलाएगा, वो भी पर EY का बंदा ही कहलाएगा। पर समझने की बात यह है कि आपने उस बंदे की, वहाँ पे जो टीम बैठी हुई है उसकी भी कॉम्पिटेंस को देखना है, कैपेबिलिटीज़ को देखना है, इंटेग्रिटी को देखना है कि क्या वो ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनकी पूरी रिस्क असेसमेंट आप बताएंगे, उनसे बोलेंगे कि भाई आपको जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं, आपको रिलेटेड पार्टी की लिस्ट भेजेंगे, उसको जो हमें पता है उसको बोलेंगे आप बताएं कि आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी तो नहीं पता। अपनी रिस्क की इनसाइट शेयर करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे जो आपने नॉर्मल ऑडिट में करनी चाहिए, इवन दो दैट फर्म इज अ पार्ट ऑफ द मेंबर फर्म। और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उसको ऐसे ही अल्लाह वास्ते रख देंगे और उस पर काम नहीं करेंगे। तो उसको मैं रीड कर लेता हूं। वो कह रहा है कि भाई इवन दो द लाहौर ऑफिस वुड बी शेयरिंग द कॉमन पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, सही बात है। इट इज स्टिल नॉट अ गारंटी ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर द ग्रुप ऑडिट पर्पस, यानी भाई कोई गारंटी थोड़ी ना कि उनको काम आता होगा, हो सकता है वहां पे जो बंदे हो वो इनएक्सपीरियंस हो। तो ये भी बात अपने मद्देनजर रखनी है। आगे, मल्टीपल ऑफिसेस विद इन द सेम फर्म में हैव देयर ओन वेरिएशन ऑफ द फर्म क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। देयरफॉर
we still need to document our understanding of the component auditor and for component auditor to acknowledge their compliance with our request. यानी हम जो उसको कहेंगे कि भाई तुम्हें ये वेरीफाई करना है, तुम्हें बताना है, तो वो सारी चीज़ों से कंप्लाई करेगा, वो सारी चीज़ों से कंप्लाई करेगा, ये बात याद रखिएगा, सही है जी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो 2 ऑब्जर्वेशन हो गई अब तक की। अच्छा सर, अब SPL की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि भाई SPL was incorporated in 2014 in UAE, यानी ऑब्वियसली ये एक फॉरेन सब्सिडरी है and is being audited by a member firm of HP network in UAE. Since SPL operates in a foreign jurisdiction, detailed audit procedures have been planned and confirmation will be sent to assess the component auditor's ethics, competence and the regulatory environment. यानी अब वो कह ये रहा है कि भाई क्योंकि फॉरेन सब्सिडरी है तो हम यहाँ पे डिटेल काम करेंगे, हम उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को चेक करेंगे, हम उसको ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे, हम उसको बोलेंगे कि भाई अब हमारी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, उसकी रिटर्न कंफर्मेशन दें और फिर उसको बोलेंगे कि भाई आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करें, आपकी मटीरियलिटी ये सारी चीज़ें। बट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो फैक्चुअल फिगर्स हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। आ जाए जी। सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वो है 273 मिलियन, ये है ऑल टुगेदर लॉस में। टोटल एसेट्स कोई 155 मिलियन के। अच्छा भाई, अगर मैं ये सारे फैक्ट्स अपने सामने रखूं और इसकी मटीरियलिटी देखूं तो 2 मिलियन की आ रही है। सर ये इममटीरियल है, यानी ये कंपोनेंट ही इनसिग्निफिकेंट है, इस पर डिटेल काम करने की नीड नहीं है। तो हम ये कहेंगे इसके अंदर कि भाई सिंस द सीनियर हैव प्लान्ड are detailed procedures on SPL Limited, but this seems to be insignificant component. We can only perform analytical procedure over the balances और inquiry करेंगे और उसके अंदर अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम कहेंगे nothing has come to our attention that causes us to believe that these financial statements are not giving a true and fair view. इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो component उसका ऑडिट नहीं करेगा, मुझे डिटेल में घुसने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करूंगा, कोई अनयूजुअल चीज़ होगी उसकी इंक्वायरी कर लूंगा, दैट्स इट। मुझे कोई डिटेल काम करने की इसके ऊपर नीड नहीं है। आपके सामने आपने ये देखना होता है कि क्या वो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये इनसिग्निफिकेंट है, इस पर डिटेल काम करने की नीड नहीं है क्योंकि आप रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं। यानी आप खुद देखें, इसके अंदर अगर सब भी गलत हो जाए तब भी वो ग्रुप मटीरियलिटी को एक्सीड नहीं करेगा, तो दिस इज इममटीरियल। पर अगेन हम ये नहीं कह रहे कि हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर डिटेल काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्वायरी करके खत्म करेंगे। सही है जी। आए जी देखते हैं। हमने कहा SPL can be considered as an insignificant component as its revenue is 0.39 of the group's revenue and its total asset are only 0.27 अबे 1% भी नहीं है, 0.27 of the group's total asset. Furthermore, the total revenue and total assets of SPL are below the materiality level. Further, we should also, जो मैंने बात कही कि टोटल एसेट वैसेट मिला दो तब भी पूरी मटीरियलिटी के नीचे, सब खत्म भी हो जाए, खराब भी हो जाए तब भी सही है। अच्छा भाई, furthermore, we should also consider group-wide controls before concluding SPL as an insignificant component. group-wide controls का मतलब ये है कि भाई ग्रुप के लिए कंसोलिडेशन के लिए कौन से कंट्रोल्स लगाएंगे कि प्रॉपर अप्रूवल्स होती है नहीं होती है, रिलेटेड पार्टी की टैगिंग अलग से होती है नहीं होती है, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स की टैगिंग और पार्किंग अलग से होती है नहीं होती है, सारे कंट्रोल्स जो मैंने आया 600 में सिखाए थे, कंट्रोल्स ओवर ग्रुप, यानी कंसोलिडेशन के वक्त जो कंट्रोल्स हैं, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स कैसे हैं इनके, सही जी, रिपोर्टिंग कैसी है इनकी, वो सारी चीज़ें। आगे, since SPL may be treated as an insignificant component, we are required to perform analytical procedures at group level covering non-significant component to corroborate conclusion that are no significant risk. When no additional risk are identified as a result of analytical procedure, यानी मैंने analytical procedure किए और मुझे कुछ जो है रिस्क नज़र नहीं आ रहा। लेट से मैं कह रहा हूँ कि भाई एक कंपनी है, उसके गिनती के 4 कस्टमर हैं, पहले भी रेवेन्यू था उसका, अब भी रेवेन्यू नहीं, 4 कस्टमर से खाली 10% का इंक्रीमेंट मारा है, तो कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं। हाँ, अब अलबत्ता एक सब्सिडरी है जिसका ऐसा बिजनेस है जिसमें पूरी इंडस्ट्री डाउनफॉल में जा रही है, ऊपर जा रहा है, तो ये एनालिटिकल करते हुए आपको एक एनोमली नजर आई, समथिंग हैज कम टू योर अटेंशन जो आपको ये सोचते हुए मजबूर कर रहा है कि कोई मसला है, तो रिस्क आ जाता है, तो उसके ऊपर आप फिर काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेसिफिकली कह रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिकली when no additional risks are identified as a result of analytical procedure, we may document that there is nothing to indicate a need for the further performance of additional procedure. यानी हम वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने जब रिस्क असेसमेंट किया, एनालिटिकल प्रोसीजर किए, तो कुछ मजीद मेरे सामने रिस्क नहीं आया तो मैं इसको कंक्लूड करके खत्म कर रहा हूँ। सही है जी। However, अगर रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इंडिकेट करें कि देयर मे बी अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
वी नीड टू डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट प्रोसीजर दैट विल बी परफॉर्म। यानी ऐसी बात है, जो रिस्क मिला है फिर आप उसके अंदर घुसेंगे ना, आप बोलेंगे भाई आपका रेवेन्यू क्यों बढ़ गया। फिर आप जो रिस्की एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट करूँ तो रेवेन्यू ऑल टुगेदर इंक्रीज हो गया, तो मैं बोलूंगा भाई चलो ऑल टुगेदर इतना इंक्रीज हो गया, मुझे तो कौन से नए कस्टमर है उनका सम अश्योर्ड किया, तो मैं स्पेसिफिकली उस चेंज पे काम कर लूंगा ताकि मेरा रिस्क मिटिगेट हो जाए, ताकि मैं कोलैबोरेट कर लूँ कि जो इंक्रीज है वो जेन्युइन है या नहीं है। आगे further we will obtain an understanding of a component auditor only when we plan to request the component auditor to perform work on the financial information of a component for the group audit. If analytical procedures are to be used, then it won't be necessary to obtain understanding of the components auditor। यानी भाई आप उसको तब बोलेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग तब लेंगे component auditor की जब आपको मस्ती होगी कि आप उससे काम करवा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी से काम करवाओगे तो देखोगे ना कि उसको काम आता है या नहीं आता, तो अगेन उसकी यूज ही नहीं है, तो फिर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि यू आर योर सेल्फ कंसिडरिंग दैट कंपोनेंट टू बी इनसिग्निफिकेंट। बात क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि क्वालिटी केमिकल्स लिमिटेड ग्रुप के लिए इसने कोई फिगर्स नहीं दी हुई, और कह रहा है एचपीएल ने डिस्पोज कर दी इसकी इंटायर शेयर होल्डिंग होली ऑन सब्सिडी ऑन 30 जून 2019। अच्छा भाई, हमारा ईयर एंड है 30 नवंबर 2019, तो मेरा शुरू हो रहा होगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने तक मेरे पास ये सब्सिडी थी। आगे 450 मिलियन का गेन है। अच्छा, वैसे गेन अगर देखो तो इसकी मटीरियलिटी से ज़्यादा ही है, सही है जी, इसकी सबकी मटीरियलिटी से ज़्यादा है, यानी ग्रुप लेवल की मटीरियलिटी से भी ऊपर है। आगे QCL इज बीइंग ऑडिटेड बाय STR इस्लामाबाद ऑफिस, ये भी मेंबर फॉर्म कर रही है। सिंस QCL इज नो मोर पार्ट ऑफ द ग्रुप एज एट 30 नवंबर, तो वो कह रहा है कोई प्रोसीजर करने की नीड नहीं है। ये बेवकूफ़ाना बात है, ये आपके पास प्रोपोर्शनेटली कुछ महीनों के लिए कंसोलिडेट हुई होगी, और इसका जो लाइन आइटम है आपका प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आ रहा होगा, उसको ऑडिट नहीं करना के, तो आप पहले ये देखेंगे कि इसका रेवेन्यू उस 6 महीने में कितना आ रहा है, इसकी भी सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो इसके ऊपर आपने काम करना होगा, इसके ऊपर आपने काम करना होगा। तो इसका आगे मतलब नहीं है इसको अल्लाह वास्ते जाने देंगे, इसके ऊपर काम होगा। यू नीड टू इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपोनेंट, क्योंकि आपने उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह सब देखनी होगी। देखें दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, सजेस्ट 5 की ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी। सर, तो अगर मैं 5 की प्रोसीजर लिखना चाहूं कि डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी के ऊपर, सबसे पहले आप देख लेंगे इंस्पेक्ट सेल एग्रीमेंट या डीड टू इवैल्यूएट सेल्स प्रोसीड्स। सही है। आप फिर क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लेंगे उस दिन तक के, रिकैलकुलेट कर लेंगे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल सीधा गेन ऑन डिस्पोजल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल ले लेंगे कि भाई क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये टाइमली अप्रूव किया था या नहीं किया था। लीगल फॉर्मेलिटीज देख लेंगे कि क्या पूरी हो गई थी या नहीं हुई थी, और फिर उसकी रिकैलकुलेशन करके जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी यानी प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, क्या वो सही कैलकुलेट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, ये देख लेंगे। मतलब बेसिक प्रोसीजर्स हैं, पर वो तब आप लिख पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि गेन ऑन डिस्पोजल सब्सिडी निकलता कैसे है। आपको मैं अगर याद कराऊं कि अगर 100% सब्सिडी ओन थी और बेच दी, ग्रुप का कंट्रोल लूज हो गया, तो आप क्या करते हैं, कंसिडरेशन रखते हैं, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी रखते हैं। तो आप लिखेंगे ना कि नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी विल बी रिकैलकुलेटेड एंड देन कंपेयर्ड विद द कैश कंसिडरेशन टू कैलकुलेट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी। यानी हमें यहाँ पे देखना होगा कि भाई गेन ऑन डिस्पोजल सब्सिडी ऑन कंसोलिडेटेड बुक्स का गेन सही आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैश कंसिडरेशन देख ली। कहाँ से देखेंगे, आप एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करेंगे, सेल परचेज एग्रीमेंट होगा, जो भी डीड होगी ट्रांसफर की, दूसरा शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल देख लेंगे, बैंक स्टेटमेंट से पैसे आते हुए देख लेंगे, सही है जी, रिकैलकुलेट कर लेंगे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, और देख लेंगे कि क्या भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो सही तरीके से प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ। अब देख लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑब्टेन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सब्सिडी टू कंफर्म द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच हैव बीन डी-रिकॉग्नाइज्ड। याद है, नेट एसेट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब नेट एसेट्स। इसके बाद ऑब्टेन लीगल डॉक्यूमेंटेशन सेल एग्रीमेंट इन रिलेशन टू डिस्पोजल टू कंफर्म द डेट ऑफ डिस्पोजल एंड कंफर्म द सब्सिडीज प्रॉफिट हैज बीन कंसोलिडेटेड अप टू दिस डेट ओनली। यानी भाई उसका प्रॉफिट उस दिन तक कंसोलिडेट यानी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आना चाहिए था। Perform substantive analytical procedure to gain assurance that the amount of profit consolidated from the beginning of the year to date of disposal appears to be reasonable.
Review the group financial statements to ensure that the disposal subsidiary has been correctly recorded and required disclosure as per IFRS are made. यानी जो disclosure बनता है disposal पे वो दिया हो. Review relevant board minutes for approval of disposal. Ensure that all legal compliances have been made. यानी सर ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी जो इसमें होनी चाहिए. तो सर this was all about ISA 600 का क्वेश्चन and a very good question to create a bit of understanding. ये प्लीज बता दूं मैं आपको, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा जिसने कभी ग्रुप ऑडिट नहीं किया. इफ नीड परसिस्ट मैं और भी सवाल डाल दूंगा 600 के ऊपर. जज़ाकल्लाह.